देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर बैठक चल रही है। गठित प्रवर समिति की तीसरी बैठक है। प्रवर समिति अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पिछली बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। समिति को 1 महीने में विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपनी है, जिसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर प्रवर समिति की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तीसरी ये बैठक है जो चल रही है और प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इससे पहले आहूत हुई बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। वहीं आपको बता दें कि प्रवर समिति को 1 महीने के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपनी है और इसी के चलते लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, बैठकें की जा रही है। तीसरी ये बैठक हो रही है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है प्रवर समिति की, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी दिव्या, आज प्रवर समिति की बैठक है और अभी बैठक जो है वो कुछ ही देर में बस शुरू होने वाली है। और इस बैठक में आज माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि 8 अक्टूबर तक प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा को देनी है। तो ऐसे में ये तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठकें जो है वो हो चुकी है और आज तीसरी बैठक प्रवर समिति की है। नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक जो कि गैरसैंण विधानसभा सत्र जो हुआ था उस दौरान जो है वहां पर रखी गई थी और जिसमें कि उसमें कुछ खामियां भी निकलकर सामने आई थी। सत्ता पक्ष से ही कई विधायकों ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए थे। तो उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से प्रवर समिति का गठित की गई थी और प्रवर समिति इसको लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसमें क्या कुछ संशोधन हो सकते हैं, क्या कुछ चीजें हो सकती है, तो ऐसे में उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपनी है। बैठक शुरू होने में बस अभी कुछ ही देर बाकी है और बैठक शुरू होगी। उसके बाद बैठक जब खत्म होगी उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आएगी कि आखिर इस बैठक का आज लग्गुलवाब क्या रहा है और जो इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जानी है वो अभी तक कितनी पूरी हो चुकी है। आज ये बैठक में जो 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी है, तो ये आज बैठक में पूरा निष्कर्ष निकलता है या नहीं, या प्रवर समिति अपना समय सीमा बढ़ाने की प्रस्ताव भी विधानसभा अध्यक्षा के सामने रखी है या नहीं, तमाम चीजें जो है जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही निकलकर सामने आएंगी। जी, यहाँ पर कौन कौन इस बैठक में शामिल हुए हैं जो चर्चा करेंगे? जी बैठक में जो सत्ता पक्ष के भी विधायक हैं और प्रेमचंद अग्रवाल जो कि प्रवर समिति के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें कांग्रेस विधायक हरीश धामी, कांग्रेस के विधायक ममता राकेश, भाजपा विधायक विनोद चमोली, भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भाजपा विधायक मुन्ना खजान दास इस बैठक में सभी मौजूद रहेंगे और देखा जाएगा कि बैठक का पूरा क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और कौन जो भी प्रवर समिति के सदस्य हैं क्या क्या अपनी बातें जो है वो रखते हैं और किस तरीके से रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर टेक्नीशियन की कमी हो रही है, इसको जल्द ही दूर किया जाएगा। वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तराखंड के अंदर लगातार दुरुस्त होती जा रही हैं, साथ ही हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर की, जहां दरिंदे ने नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से। उपचार के दौरान नाबालिग रेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। 15 दिनों से लखनऊ अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। 15 दिन बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। गांव के ही एक युवक पर रेप का आरोप है, उस पर मुकदमा भी दर्ज है। नाराज परिजनों ने और ग्रामीणों ने डीएम आवास का घेराव किया। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप यहां पर लगाया गया है। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं आपको, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और 15 दिनों से उसका इलाज चल रहा था।
जहां पर 15 दिन बाद इस नाबालिग ने लखनऊ अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि गांव के ग्रामीण और पीड़ित परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम आवास का घेराव किया और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप है। अभी तक पुलिस जो है इस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा थाना कोतवाली सदर में तहरीर दी गई थी, जिस पर तुरंत ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। नियमानुसार पीड़िता का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया पीड़िता के अंदर डेंगू के लक्षण आए, जिससे उसे केजीएमयू रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आज उसकी पोस्टमार्टम डबल पैनल से कराया जा रहा है एवं मेडिकल परिपत्रों को मंगाया जा रहा है। परिवारजनों की मांग है आरोपी की गिरफ्तार करने की, जिसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं एवं गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद घायल अवस्था में नाबालिग को लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था और 15 दिन से इलाज चल रहा था, जिसके बाद 15 दिनों के बाद नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें अभी तक भी पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से ग्रामीण और पीड़ित परिजन नाराज हैं और डीएम आवास का उन्होंने घेराव किया, जहां पर लगातार मांग की जा रही है युवक की गिरफ्तारी की। गांव का ही ये युवक बताया जा रहा है और पुलिस पर परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव आज बस्ती पहुंचे, जहां सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और कप्तानगंज विधायक कविंद्र चौधरी के नेतृत्व में टोल प्लाजा निकट पटेल चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर क्राइम व्यवस्था पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निर्दोषों का एनकाउंटर करना है, इसीलिए यूपी में क्राइम को रोकने के लिए व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराया हुआ है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। की प्राथमिकताएं कुछ और है। सरकार की प्राथमिकताएं अगर लॉ एंड ऑर्डर होती तो ये सब शिकायतें नहीं मिलती। सरकार केवल निर्दोषों पे एनकाउंटर, समाजवादियों को फंसाना, हमारे नेताओं को फंसाना, यही प्राथमिकता बची है उत्तर प्रदेश पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की। इसीलिए इससे इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। मंगेश कांड को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने किया और मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ और न्यायालय ने कम से कम इन चीजों का संज्ञान लिया, जिसकी वजह से आज कम से कम निर्दोषों को उम्मीद है कि कहीं न्याय मिल पाएगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह भड़के हुए हैं। सांसद ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। सांसद ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उसकी कोई गुरमती कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूँ कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो पौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं। शामली में गठवाला खाप के थांबेदार में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और कौशल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो कुर्सी को छोड़कर किसानों के बीच आएं और किसानों के मुद्दों पर बात करें। खाप थांबेदार की इस नसीहत से लग रहा है कि जयंत चौधरी के प्रति किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। आपको बता दें कि बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान दिन रात शुगर मिल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन और मिल मालिकों की
वादा खिलाफी की वजह से किसान आत्मदाह का मन बना चुके हैं। इसी बीच खाप के थानेदार ने जयंत चौधरी को नसीहत दी है। आज प्रशासन की आंख खुली। प्रशासन एक चेतावनी के माध्यम में आज प्रशासन यहाँ आया, आश्वासन देकर गया, 2 दिन की मोहलत और मांग कर गया। 2 दिन में कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगर नहीं प्रशासन कोई निर्णय लेता तो ये किसान निर्णय लेगा। कुछ भी ले सकता है। अगर कोई निर्णय कठोर ले लिया गया तो वह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, किसान उसमें दोषी बिल्कुल नहीं। कठोर तो आज भी लिया था कि आज लिया था, सूझबूझ के भी बगैर लिया था। हमने उसमें बात रखी, किसान क्यों आत्मदाह करेगा? किसान का पैसा भी है, किसान ही मरे, क्यों मरे? वो मरेगा जिस पर कर्जा किसान का है, उसे मरना चाहिए, उसे शर्म आनी चाहिए। वो बेलज्जत है, वो उसे लज्जा ही नहीं है किसान के प्रति। अरे इतना बड़ा तामझाम खरीद लिया, क्या उसके पास पैसा नहीं है? और जब पैसा नहीं था तो क्यों मिल का मालिक बनकर बैठ गया? तो खबर अमेठी से है, जहां हुई 4 लोगों की हत्या के बाद आज चारों शवों का रायबरेली के गोलाघाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि मृतक टीचर की पत्नी पूनम का आरोपी चंदन वर्मा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इस प्रेम संबंध में हुई अनबन ने आरोपी को सिरफिरा बना दिया और आरोपी ने पूरे परिवार को ही एक बार में खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम कहें ना बोले ना, अरे इतना दिमाग दिया है, बूढ़े होते ना तो तुम लोगों से। वहीं उत्तराखंड निवासी एक विवाहिता ने अपने पति और अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने और उसके साथ ही गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। मामले में विवाहिता की तहरीर पर थाना खजूरिया में पति समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। विवाहिता के मुताबिक 7 दिसंबर 2023 को उसकी शादी बिलासपुर के अवतार सिंह के साथ हुई थी। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद पति ने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके माता पिता ने भी उस पर काफ़ी जुल्म ढाए। इतना ही नहीं, विवाहिता के मुताबिक उसके पति ने उसका 5 महीने का गर्भपात भी करा दिया। ये थाना खजूरिया से संबंधित एक प्रकरण है। कल एक महिला जनसुनवाई के समय मेरे कार्यालय में उपस्थित आई थी और उनके द्वारा यह बताया गया कि पति द्वारा क्रूरता की जाती है, उत्पीड़न किया जाता है, अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना प्रभारी खजूरिया को जांच कर अभियोग पंजीकृत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी खजूरिया द्वारा किए गए जाँच में घटना सत्य पाई गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरी शादी हुई थी दिसंबर 2023 में। जब मेरी शादी हुई थी, पहले तो मैंने शादी को मना कर दिया था। तो जो लड़का था, हम दोनों पहले फ्रेंड थे, तो उसने उस टाइम 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मतलब फोर्सफुली शादी करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इतना कर रहा है तो शादी कर लेती हूँ। बट शादी के ना 1 हफ्ते बाद से ही उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। छोटी छोटी बातों पे मारपीट करना, दहेज मांगना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और उसके घर वाले भी उसमें उसका पूरा सपोर्ट करते थे। ब्रदर भी है जो एक मंत्री, वो साथ में गनर लेके चलता है, तो वो उसकी धौंस दिखाता था। अगर उन्हें मैं ये बोलती थी कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी या कुछ भी करूंगी, तो वो मुझे उसकी धमकी देते थे कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तू पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाएगी, ये सारी चीज़ें करते थे। अभी मुझे पूरे 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ से मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं घर पे थी वो मारपीट करता था और ज़बरदस्ती, मैं फैब में प्रेग्नेंट थी तो मुझसे ज़बरदस्ती उसने अबॉर्शन करवाया था और उसमें उसकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के कोमल पब्लिक स्कूल से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल पर दलित शिक्षिका ने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस को प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत भी दी है। अब तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना शहजाद नगर पर एक शिक्षिका ने सूचना दी थी कि उसके साथ दिनांक 2/10/2024 को स्कूल के संचालक के द्वारा अभद्र आचरण किया गया था। इस सूचना पर
थाना शहजाद नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच की गई, जांच में फैक्ट सही पाए गए, उसके आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई और जो दोषी संचालक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया पुलिस के द्वारा? निश्चित रूप से समस्त कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। राजस्थान के आबू रोड स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि ये ग्लोबल समिट 2024 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेता और ब्रह्म कुमारीज के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता अपनी गहन अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली व्यक्तियों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से शांति, आध्यात्मिक जागृति और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मंच पर आसीन बहुत सारे विषयों पर जिन्होंने यहाँ पर, चूँकि आज मैं देख रहा हूँ मंच पर एक से एक विभूतियाँ, और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। आपने देखा होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, अगर आपने माथुर जी को सुना, सिन्हा जी को सुना, फिर हमने सोलंकी जी को सुना, डॉक्टर मोहित जी को सुना, तो सभी महानुभाव, और हमारे राधेश्याम जी जिन्होंने हम सब का स्वागत किया, और मेहरचंद जी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में जो अनेक काम आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं और पूरे विश्व भर से इस वैश्विक सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे विद्वानगण, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का और दीदी जिन्होंने बीके अंजलि बहन जिन्होंने इस मंच को और हम सबको एक दूसरे से पूरी तरह से जोड़ कर रखा है, एक सेतु का काम कर रही हैं, बहुत शानदार उनके द्वारा यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी तरफ से सबका अभिनंदन करता हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अभी दीदी अंजलि बहन ने बताया कि मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ, और उत्तराखंड राज्य जिसको देवों की भूमि कहा जाता है, और जिनके हर कण कण में शंकर का वास है। हमारा प्रदेश जहाँ एक और प्राकृतिक रूप से सुरम्य है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट भी है, और विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आकर, देवभूमि में आकर स्वयं की खोज करते हैं, यानी स्वयं को साधना में लगाते हैं, अपना शोधन करते हैं, हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं। जैसा अभी मोहित जी ने यहाँ पर, डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें, और ऐसे प्रदेश से आकर जहाँ कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी, हर स्थान देवों से आच्छादित है। हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है,
नदियों से आच्छादित है और ऐसे देवभूमि से आकर आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ, लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहाँ पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं सोचता था बहुत बार, राहुल जी, मैं कई बार माथुर साहब मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जो है जाऊं, मन में बहुत इच्छा हुई। और ऐसे ही बगल में सालासर बाबा जी, वहाँ भी बहुत सारे हमारे मित्रगण कहते थे कि आपको आना चाहिए, एक बार दर्शन करने चाहिए। और मन में इच्छा भी थी, रवि भाई आप तो स्वयं बाबा की धरती से आए हो, तो बहुत बार प्रयास किया और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैं समझता हूँ एक अनुभव भी है और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा कि अचानक ऐसा कार्यक्रम बना और हमारे मेहरचंद जी और नीलम दीदी और ये लोग सब रक्षाबंधन के दिन हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और ये हमारे विधानसभा में आए, मुझे इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उस दिन मेहरचंद जी ने कहा कि इस बार आपको अवश्य चलना है हमारे साथ। और एक उमेश भाई जी थे, वो बहुत सालों से कहते थे, मुझे उनका भी ध्यान आया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए।